ऐसा लिखा दिया था मैंने कल कि बैलेंस फंड इज नथिंग बट अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम फंड एंड अ ग्रोथ फंड। जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तो बैलेंस फंड हो जाता है। एक बात बताओ, कौन सी अच्छी बात थी इनकम फंड के बारे में? इनकम फंड के बारे में कौन सी अच्छी बात थी कि यहाँ पे आपको क्या मिलती है? रेगुलर इनकम। और ग्रोथ फंड के बारे में कौन सी अच्छी बात थी? यहाँ आपको मिलता है कैपिटल एप्रिसिएशन, कल लिखाया था। इसका मतलब बैलेंस फंड एक ऐसे फंड हो गए जहां पे आपको इन दोनों का एडवांटेज मिलेगा। रेगुलर इनकम भी होगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, एंड आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पैसे इस तरह से इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आपके पास अगर 100% इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ पैसे आपको यहां इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यानी म्यूचुअल फंड वालों को यहां इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और कुछ पैसे म्यूचुअल फंड कंपनी यहां इन्वेस्ट करेगी। सही है ना? पहले क्या होता था? पहले जब इनकम फंड होते थे ना तो पूरे के पूरे पैसे इनकम फंड के लिए, ये पूरे के पूरे पैसे ये इनकम फंड के लिए इन्वेस्ट करते थे उन सिक्योरिटीज में जहां से रेगुलर आपको इनकम मिलती है। ग्रोथ फंड में क्या होता था कि पूरे के पूरे पैसे कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते थे जहां कैपिटल एप्रिसिएशन मिले। अभी ऐसा नहीं होगा। बैलेंस फंड का मतलब क्या होगा? आपको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी जो 100% फंड होगा उसको आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन दोनों में। तो मान लो ना कि 40% यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और 60% यहाँ इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी के अंदर। तो 60% यहाँ इन्वेस्ट करने से, है ना, 60% कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? ग्रोथ फंड के लिए। मतलब कहां पे इन्वेस्ट करेंगे? इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्ट इन इक्विटी। और इनकम के लिए, क्योंकि आपको रेगुलर इनकम मिले, इसलिए 40% इन्वेस्टमेंट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, अलग अलग फंड में अलग अलग तरीका होता है, परसेंटेज अलग अलग होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं डेब्ट सिक्योरिटीज के अंदर। समझ में आया? ये परसेंटेज चेंज होते रहते हैं। ये 40-60 हो सकता है, 30-70 हो सकता है ना, 50-50 हो सकता है। क्लियर? इसे हम कहते हैं कौन से फंड? बैलेंस फंड। बोलिए। बैलेंस फंड जो होती है, बैलेंस फंड की जो एनएबी होती है ना, एनएबी, हम ढूंढेंगे एनएबी कैसे ढूंढते हैं, है ना, वो लेस वॉलेटाइल होती है ना, लेस वॉलेटाइल। ग्रोथ फंड की जो एनएबी होती है, ग्रोथ फंड की जो एनएबी होती है ना, वो ज्यादा वॉलेटाइल होती है, ज्यादा। इनकम फंड की जो एनएबी होती है वो तो एकदम कम, वेरी लेस। ये कल हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, डन। हेलो, हाँ सर। समझ में आ गया सबको? हाँ सर। चलिए फिर क्लासिफिकेशन किस किस की बेसिस पे करते थे कल हम? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, बोलिए। फंक्शनल, पोर्टफोलियो, जियोग्राफिकल एंड अदर क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ
है ना, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फिर पोर्टफोलियो के बेसिस पे, फिर बोलो जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, है ना, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, एंड फिर अदर क्लासेस अदर क्लासिफिकेशन। एरिया में कुछ खास नहीं है ना, मैंने कल बोल दिया था एरिया में कितना कितना होता है। एक तो होता है, बोलो, डोमेस्टिक, एंड दूसरा ऑफशोर। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं समझाने के लिए, है ना। डोमेस्टिक मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड जो इंडिया के हैं, जिसके जिसका मालिक है ना, प्रोमोटर्स इंडियन है। कल मैंने एक वीडियो डाला था, मैंने बताया था ये पढ़ लेना बहुत ध्यान से, है ना। इसमें प्रोमोटर्स के बारे में बताया था, है ना। प्रोमोटर्स कौन होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, ट्रेजरर क्या होते हैं, याद है ना, देखा होगा आपने। हाँ चलिए, अदर्स के अंदर देख लेते हैं। पहले पहले आएगा अदर्स के अंदर आता है पहले पहले गिल्ट फंड। कौन से फंड, गिल्ट म्यूचुअल फंड। ओके, गिल्ट म्यूचुअल फंड एक ऐसे म्यूचुअल फंड जहां पे होता क्या है, जहां पे इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनी को ऐसा कहते हैं, इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड कंपनी को ऐसा कहते हैं कि हमारे पैसे गिल्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करो। इसका मतलब क्या, गिल्ट का मतलब क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर यहां पे इन्वेस्ट किए जाते हैं पैसे। एक बात मुझे बताओ, अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करोगे मतलब क्या एग्जैक्टली क्या बाय करने वाले, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या होगा, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बाय करेंगे, यस और नो। या दूसरी कोई भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बाय करेंगे बॉन्ड्स के अलावा। दूसरी एक बात बताओ, अगर हम बॉन्ड्स बाय करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करेंगे, तो यहाँ पे रिस्क कैसा रहेगा, रिस्क ज्यादा के कम, लो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क बढ़ता है क्या, हेलो, कि कम हो जाता है। अरे भाई बोलो, कम होता है। रिस्क कम हो जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो लेस रिस्की होते हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो लेस रिस्की होते हैं, उनको रिस्क पसंद नहीं होता। जिनको रिस्क पसंद नहीं है ना, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होते हैं। जनरली जो चीज लेस रिस्की होती है ना, वहां पे आपको रिटर्न, वहां पे आपको रिटर्न मिलता रेगुलर है, रेगुलर रिटर्न मिलता है वहां पे। लेकिन यू कैन नॉट कंपेयर दिस रिटर्न, आप इस रिटर्न को कंपेयर नहीं कर सकते किसके साथ, इनकम फंड के साथ या ग्रोथ फंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि तो बहुत कम रिस्की है। एक तो बहुत कम रिस्की है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जहां पैसे नहीं डूबेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे नहीं आने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, तो क्रेडिट रिस्क तो है ही नहीं, क्रेडिट रिस्क तो यहाँ पे है ही नहीं, पैसे आपके वापस आ ही जाएंगे।
लेकिन होगा या यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, रिटर्न थोड़ा मिलेगा ना, वो लेस मिलेगा, थोड़ा कम मिलने वाला है आपको। यस और नो? हाईएस्ट सेफ्टी होती है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी ज्यादा रहती है, लिक्विडिटी भी हाई रहती है ना। सिर्फ एक ही रिस्क है, ओनली वन रिस्क, दैट इज इंटरेस्ट रिस्क। इंटरेस्ट रिस्क, सर ये क्या हो गया सर? इंटरेस्ट रिस्क कौन सा रिस्क होता है सर? ये जरा समझाओ। सुनिए, हुआ यूं, इंटरेस्ट रिस्क कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल 2019 में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी जिसमें इन्वेस्टमेंट किया था। 2019 में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था आपको 12%। गवर्नमेंट ने, सुनो, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने और एक सिक्योरिटी इश्यू की, और एक बॉन्ड इश्यू की, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने लगा अभी 15%। 2020 में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो कभी भी इश्यू हो सकती है ना। गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है, मतलब गवर्नमेंट के बजट में अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और इनकम कम हो जाए, रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास कम आए और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, तो ये जो बच्चे का जो गैप होगा वो कैसे कैसे फिलअप करेंगे? तो वो बॉन्ड्स इश्यू करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करेंगे, है ना। तो ये तो गवर्नमेंट बार बार कर सकती है। तो 2019 में जब इश्यू किया था 12% था, 20 में गवर्नमेंट ने अगेन इश्यू किया तो 15% था। तो मुझे बताओ अभी लोग कहाँ किसकी तरफ चले जाएंगे? अभी लोग इसकी तरफ चले जाएंगे ना। हेलो, लोग यहां से निकल के यहां चले जाएंगे ना। तो जिन लोगों ने पैसे यहां इन्वेस्ट किए होंगे वो तो फंसेंगे ना थोड़े बहुत, क्योंकि यहाँ 12% मिल रहा था, यहाँ 15% मिल रहा है। ये सब भी लिस्टेड होता है, ये सब लिस्टेड होता है शेयर मार्केट में। मतलब होगा क्या, उनको ये बेच देना पड़ेगा ना, और फिर ये बाय करेंगे। हेलो, अब जब ये बेचना पड़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी ना, सॉरी सप्लाई बढ़ जाएगी ना, सप्लाई बढ़ जाएगी लेकिन डिमांड इतनी होगी नहीं। समझ रहे हो? हाँ सर। तो इसे हम बोलते हैं गिल्ट फंड। क्या नाम है उसका? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। मतलब ये वो म्यूचुअल फंड है, वहां पे म्यूचुअल फंड कंपनीज कहां पे इन्वेस्ट करती है? इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट के अंदर। बट ऑब्वियस है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिटर्न तो ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन रिस्क भी बढ़ जाएगा। रिटर्न एंड रिस्क साथ में चलता है। रिटर्न जनरली कितना मिलता है? 13 to 14% रिटर्न मिलता है। रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन इस रिस्क को हम कम कर सकते हैं इफ एफिशिएंट फंड मैनेजर होगा। ये सब एक्टिव फंड हो गए। एक्टिव फंड का मतलब क्या है? एक ऐसे फंड है जिसको फंड मैनेजर मैनेज करता है। फंड मैनेजर कहां पे पैसे इन्वेस्ट करने का, वो मार्केट का एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्ट करते हैं। तो अच्छा अगर फंड मैनेजर होगा, एफिशिएंट फंड मैनेजर होगा, तो आपका रिस्क कम कर देगा। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको देखना चाहिए कि उसका फंड मैनेजर कौन है। यहाँ पे आपको 3 साल लॉक इन पीरियड में पैसे रखने पड़ेंगे, है ना। जनरली यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यानी ELSS में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है ना। यहाँ टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको ATC में। कहाँ पे? ATC में आपको बेनिफिट मिलता है। याद है ना ATC क्या है?
डायरेक्ट टैक्स में वो 1,50,000 की जो लिमिट थी, 1,50,000 की लिमिट में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम भी आती है। 3 साल का लॉक इन पीरियड है ना। जो भी रिटर्न होगा वो टैक्सेबल है। वॉट एवर द रिटर्न यू आर गेटिंग इज टैक्सेबल। लेकिन 1 लाख के ऊपर होगा तो ही टैक्सेबल है ना। समझ रहे हो ना। 1 लाख के ऊपर होगा, रिटर्न मिलेगा तो ही टैक्सेबल है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 20%, एंड शॉर्ट टर्म में भी टैक्स लगेगा। वो डिपेंड करता है आप कौन से टैक्स के स्लैब में आते हो, वो आपकी इनकम में प्लस कर देंगे और फिर स्लैब के मुताबिक टैक्स लिया जाएगा। यानी दोनों टैक्सेबल है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा रिटर्न हो तो की बात है। यहां पे आप एसआईपी का मतलब क्या, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एंड दूसरा क्या होता है लमसम। एसआईपी का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग के पास इकट्ठा पैसे नहीं होते, वो हर महीने 5,000 रुपए, हर महीने 2,000 रुपए, हर महीने 4,000 रुपए ऐसे इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एसआईपी कर सकते हो। जिन लोगों के पास मार्केट का नॉलेज नहीं है, जो मार्केट को स्टडी नहीं करते हैं, वो एसआईपी कर ले। उनको लमसम पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। लेकिन जिन लोगों को मार्केट का कंप्लीट नॉलेज है या वो मार्केट के टच में रहते हैं हर रोज, वो लमसम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ग्रोथ एंड डिविडेंड। अगर आपने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ग्रोथ में गए, इक्विटी ईएलएसएस में आप ग्रोथ में गए, तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। आपके पैसे कंपाउंड हो गए, आपको हर साल हर महीने डिविडेंड नहीं मिलने वाला है, आपके पैसे क्या हो गए, कंपाउंड हो गए। लेकिन अगर आप ईएलएसएस में आप डिविडेंड में गए, तो फिर डिविडेंड आपको मिल जाएगा, तो वो कंपाउंड नहीं होगा। फिर ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला। आखिर में अगर आपने लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया तो रिस्क कम हो जाएगा, मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया तो रिस्क मॉडरेट होगा, एंड स्मॉल कैप में किया तो रिस्क आपका बढ़ जाएगा। लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, यहाँ पे आपका रिस्क कम हो जाता है। जहां पे रिस्क कम हो जाएगा, बट ऑब्वियसली वहां रिटर्न भी आपका कम हो जाएगा। जहां पे रिस्क ज्यादा है, वहां पे रिटर्न ज्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर। कौन से म्यूचुअल फंड, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड। मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड को ऐसा कहते हैं कि मेरे पैसे आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करो। जैसे मैं ऐसा कह देता हूँ म्यूचुअल फंड को कि मेरे पैसे आप फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करो, मेरे पैसे आप बैंक में डालो, मेरे सभी के सभी पैसे पर्टिकुलर एक सेक्टर में जाने चाहिए। फिर वो टेलीकम्युनिकेशन हो, आईटी हो, फार्मास्यूटिकल हो, कंस्ट्रक्शन हो, उसमें ही पैसे डालो। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे पैसे आप फाइनेंशियल सर्विसेज में डालो, कहां डालो, तो सबके सब पैसे, मैं जितने भी पैसे दूंगा ना म्यूचुअल फंड को, वो सबके सब पैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में डाल देंगे। अब वो अलग अलग कंपनी सिलेक्ट करेंगे, फिर वो कंपनी अलग अलग होगी, लेकिन सबकी सब कौन सी कंपनी होगी, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो कंपनी होगी। कुछ पैसे आईसीआईसीआई बैंक में रखेंगे, कुछ एचडीएफसी में रखेंगे, कुछ एसबीआई में रखेंगे, समझ में आया, कुछ इंश्योरेंस कंपनी में रखेंगे, ऐसा। इसे हम बोलते हैं सेक्टोरल म्यूचुअल फंड। क्लियर। एंड लास्ट में है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड, फंड है ना, फंड दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फंड एक्टिव फंड, एक होते हैं एक्टिव फंड, एंड दूसरे होते हैं पैसिव फंड। एक्टिव फंड का मतलब क्या, जहां पे फंड मैनेजर होता है,
ऐसे फंड जो एक्टिवली मैनेज होते हैं, जहां पे फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर एनालिसिस करते हैं मार्केट का, मार्केट को स्टडी करते हैं और पैसे का डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं और पैसे का डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं। पैसिव फंड में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे फंड मैनेजर नहीं होता है। जहां पे फंड मैनेजर होता है ना, सुनो, जहां फंड मैनेजर होता है वहां पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, एक्सपेंस का रेशियो ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% एक्सपेंस रेशियो रहता है। और जहां फंड मैनेजर नहीं होता है वहां एक्सपेंस का रेशियो कम हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 0.1%। सर ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, यहाँ देखो, इसका मतलब क्या, आप देख लो पहले, हमारे पास टाइम बहुत कम है, देख लो पहले, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है सर? फॉर एग्जांपल अगर आपको 10,000 इन्वेस्ट करने हैं ना, 10,000 इन्वेस्ट करने हैं, तो म्यूचुअल फंड का क्या करती है पता है? म्यूचुअल फंड कंपनी इस 10,000 में से 2% निकाल देती है। 2% मतलब कितने? 200 रुपए अपना एक्सपेंस निकाल के बाकी के कितने 9,800 ही इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड को दोगे तो म्यूचुअल फंड में तो उनका पूरा स्टाफ होगा ना, पूरी एक टीम होगी जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगी, तो उनका भी तो एक्सपेंस होगा। तो वो एक्सपेंस रेशियो के नाम से आपसे फीस लेते हैं, और वो कितनी होती है? अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग होती है, 1 to 2%। यहाँ पे बहुत कम रहता है, 0.1। लेकिन सर ये इंडेक्स फंड क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि इंडेक्स फंड जो होते हैं ना, वो पैसिव फंड होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनोगे, इंडेक्स फंड कौन से फंड होते हैं सर? हेलो, पैसिव अब इसमें होता क्या है सर? वेरी गुड। इसमें होता क्या है कि इंडेक्स फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है पता है? पैसे कहां पे इन्वेस्ट करती है? पैसे वो इन्वेस्ट करेगी इंडाइसिस में। सर इंडाइसिस का मतलब क्या? इंडाइसिस का मतलब क्या? का तो होगा वो सेंसेक्स यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, का तो होगा वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, जिसको हम बोलते हैं सेंसेक्स, इसको हम बोलते हैं निफ्टी। अगर आप इंडेक्स फंड बाय करते हो तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है? आपके पैसे इंडाइसिस में इन्वेस्ट करती है। इंडाइसिस का मतलब क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी सेंसेक्स में, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब निफ्टी में। अब होता क्या है सर यहाँ पे? निफ्टी में सुनो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 कंपनीज को लिस्ट आउट किया गया है, यहां पे 30 कंपनीज को लिस्ट आउट करते हैं। कौन सी 50 कंपनीज? जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हेलो, मेरी बात ध्यान से यहां सुनो, पहले लिखने में स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, कह तो रहा हूं, टाइम है नहीं हमारे पास। नेशनल स्टॉक एनएससी में, निफ्टी में 50 कंपनीज होती है ना, जो लिस्ट आउट करते हैं। जैसे इसके अंदर हो गई एचडीएफसी बैंक हो गया, इसके अंदर रिलायंस एनर्जी हो गया, इन्फोसिस हो गया, ऐसे ऐसे 50 कंपनी के नाम होते हैं, 1 2 3 ऐसे 50 कंपनी के नाम होते हैं, और सामने उनको दिया गया होता है वेटेज। जैसे कि कितना वेटेज दिया है? आई टेल यू, रिलायंस इंडस्ट्री को 10.67 का वेट दिया है, इसको दिया है 10.53 का, इन्फोसिस को दिया है 6.03 का। इस तरीके से 50 कंपनी में वेट स्प्रेड करते हैं, 50 कंपनी में वेट को स्प्रेड करते हैं, उसकी परसेंटेज आ जाते हैं 100%। समझ रहे हो? अब सुनो, होता ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड को, आप ऐसा बोलोगे, आप क्या बोलोगे? म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टर है,
जस्ट अ सेकंड। फॉर एग्जाम्पल सचिन सर है, सचिन सर क्या कह रहे हैं? सचिन सर अपने पास, सचिन सर के पास 10 लाख रुपए है, वो म्यूचुअल फंड को देते हैं और क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड को क्या कहते हैं कि आप कहां पे इन्वेस्ट करो? बोलो, कहां पे इन्वेस्ट करो? इंडाइसिस में इन्वेस्ट करो, इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करो, मतलब यहां करो, मतलब यहां करो। अब मेरे 10 लाख रुपए ये लोग 50 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। कैसे इन्वेस्ट करेंगे? डिपेंड करता है हर एक कंपनी को कितना वेट दिया गया है। 50 लाख में से 50 लाख में से 10.53% यहां इन्वेस्ट कर देंगे। सॉरी 10 लाख था ना, 10 लाख में से 10.53 यहां इन्वेस्ट कर देंगे। 10 लाख में से 10.67 यहां इन्वेस्ट कर देंगे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? मेरे जो भी पैसे मैं इंडेक्स फंड में डालूंगा, इंडेक्स फंड का जो फंड, इंडेक्स फंड में क्या होगा, वो पैसे कहां इन्वेस्ट किए जाएंगे? निफ्टी 50 कंपनीज है, निफ्टी 50, वहां पे हर एक कंपनी को वेट दिया गया है, उसके मुताबिक पैसे इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे। अगर वो निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड हुए तो सेंसेक्स के भी म्यूचुअल फंड आते हैं, वो इन 30 कंपनी से इन्वेस्ट कर देंगे उनके वेट के मुताबिक। बोलो समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाफट।